हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे हमारा नया चैप्टर और नई यूनिट, चैप्टर नंबर 9 एंड यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है बिजनेस लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपके सिलेबस के अंदर सबसे जो ज़्यादा मार्किंग की यूनिट है वो यही है। इसमें से आपके 16 मार्क्स के क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। और इस यूनिट में केवल आपको 2 चैप्टर ही पढ़ने हैं, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम बिजनेस लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सिंपल इंट्रोडक्शन है वो पढ़ेंगे, और फिर इसके जो अगला चैप्टर है नंबर 10, उसके अंदर इसके सभी टाइप के प्रोविजंस पढ़े जाएंगे। तो ये सबसे इजी आपका चैप्टर है और सबसे ज़्यादा मार्किंग वाला भी है, तो ये आपके लिए पढ़ने में काफ़ी अच्छा रहेगा ही। इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखो, बिजनेस लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात चल रही है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम बात करते हैं बिजनेस लॉ के बारे में। और बिजनेस लॉ से भी पहले हमें लॉ के बारे में पता होना चाहिए कि लॉ या विधि या कानून क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं कि कोई भी कानून एक वो लीगल रूल या लीगल प्रोसीजर होता है, वो कानूनी नियम होता है जो किसी सरकार द्वारा अपने यहाँ पर, अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में सभी प्रकार के कार्यों के लिए बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, ताकि उनके आधार पर, उनके हिसाब से लोग अपना बिहेवियर क्या करें, प्रेजेंट करें। जैसा कि आपको पता है कि ढेर सारी एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, इसके अलावा रिलीजियस एक्टिविटी होती हैं। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं, इन सभी एक्टिविटीज़ में जो कंट्री होती है, उस कंट्री के गवर्नमेंट द्वारा अलग अलग क्या बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं। और उन रूल्स को फॉलो करके क्या किया जाएगा, इन सभी एक्टिविटीज़ को ऑपरेट किया जाएगा। इन सभी में यहाँ के जो ट्रेडिशंस हैं, यहाँ के जो कस्टम्स हैं, यहाँ के जो थॉट्स हैं, उन सभी को इंक्लूड किया जाता है। और उनके आधार पर गवर्नमेंट यहाँ पे इनको ऑपरेट करने के लिए, इनको चलाने के लिए कुछ लीगल प्रोसीजर या कुछ लीगल रूल्स बनाती है, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लॉ कहते हैं। क्लियर? तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं, इन सबको गवर्न करने के लिए, चलाने के लिए गवर्नमेंट जो भी आपके रूल्स बनाती है, उन सारे के सारे रूल्स को हम क्या कहते हैं, लॉ कहते हैं। ये रिक्वायर्ड है, यस। अगर मान लो इस तरह के कोई लॉ ना हो, तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से क्या करेगा, उस काम को करेगा। भाई जैसे मान लो आज चाइना को लगता है कि इंडिया से हमारा क्या चल रहा है, कुछ दुश्मनी चल रही है हमारी, तो वो तुरंत ही हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर रहा। ऐसा क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वहाँ पे कुछ इंटरनेशनल रूल्स एंड इंटरनेशनल प्रोसीजर उस चीज़ को रोक रहे हैं, क्योंकि उस चीज़ का जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो काफ़ी ख़तरनाक होगा। इस चीज़ को देखते हुए वहाँ पे ये लोग जो हैं, इंडिया और चाइना, वो आपस में एक दूसरे को रोके हुए हैं। क्लियर? अगर हम बात करें कि हमारी कॉलोनी में किसी से लड़ाई है, तो हम उसका मर्डर नहीं कर रहे। उसके पीछे लॉजिक ये कि हम जानते हैं कि इसके जो दुष्परिणाम हैं, इसके जो एडवर्स इफेक्ट है, वो हमारे ऊपर ही पड़ेंगे। पुलिस हमको पकड़ेगी और हमें क्या मिलेगी, उसकी कोई ना कोई पनिशमेंट मिलेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं, ये लॉ होते हैं, और इन लॉ के चक्कर में हम अपने व्यवहार को कंट्रोल रखते हैं, उसको वैसे ही ऑपरेट करते हैं जैसे गवर्नमेंट बताती है। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पर जो लॉ होते हैं वो क्या है, अगर हम लॉ को डिफ़ाइन करें तो लॉ को डिफ़ाइन कैसे किया जाएगा कि लॉ क्या है, कि लॉ किसी कंट्री में वहाँ की सेंट्रल, स्टेट या लोकल जो गवर्नमेंट होती है, उसके द्वारा बनाए गए लीगल प्रोसीजर या लीगल रूल्स होते हैं, जो वहाँ पर उस क्षेत्र में वहाँ के लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने और कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। आज हम बात करें, तरह तरह की सरकारें होती हैं देश के अंदर। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट में आपके आसपास की कम्युनिटी के आते हैं। जैसे हम शहर की बात करें तो वहाँ मेयर होता है, चेयरमैन होता है, वो गवर्नमेंट में आते हैं।
अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न करता है। अगर हम स्टेट की बात करें तो वहाँ सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर। और हम सेंट्रल की बात करें तो वहाँ पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर। तो ये सभी लोग क्या करते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, और ये गवर्नमेंट बॉडीज़ अपने एरिया के हिसाब से वहाँ के लोगों के बिहेवियर को ऑपरेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कुछ क्या करते हैं, रूल्स बनाते हैं कि भाई आपको ये काम इस तरह से करना है। क्लियर। भाई आज मान लो कोई कस्टमर जो है वो किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करने गया एक काउंटर पे, और वहाँ पे जो सेल्समैन है उसने तरह तरह के प्रोमिसेस किए कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसमें आपको ये गारंटी वारंटी मिलेगी, ये सारी चीज़ें उसको बताई। कस्टमर ने इस चक्कर में वो प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया और पता चला 15 दिन के बाद वो प्रोडक्ट ख़राब हो गया। तो यहाँ पे अब जो कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट को रिप्लेस करना चाहेगा या उसका पैसा जो है वो वापस मिल लेना चाहेगा। अब यहाँ पे अगर मान लो मनमानी होती, यहाँ पर कोई रूल्स एंड प्रोविजंस नहीं होते, तो कस्टमर के साथ जो धोखा हुआ, कस्टमर के साथ जो गड़बड़ हुई, उसके लिए आप सेल्समैन को या दुकानदार को पनिश नहीं कर सकते, उसको सज़ा नहीं दे सकते। लेकिन वास्तव में यहाँ पर इस तरह के कुछ नियम हैं। आपके यहाँ पे आपने पढ़ा होगा एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 होता है। तो 1986 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये कहता है कि भाई कंज्यूमर से आप मिसबिहेवियर या अनफेयर ट्रेड नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन के अंदर आपके ऊपर क्या होगा, पनिशमेंट अलाउ की जाएगी, आपके ऊपर फ़ाइन चार्ज होंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें उन सेल्समैन, उन दुकानदारों को कंट्रोल करती हैं, उनके बिहेवियर को क्या करती हैं, बांधती हैं कि उनको इस तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करना जिससे कंज्यूमर को कोई दिक्कत हो, उसको कंप्लेंट करनी पड़े। क्लियर। तो उस चीज़ को रोका, किसने रोका, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने। किसके थ्रू, अपने रूल्स के थ्रू, अपने एक्ट के थ्रू, अपने प्रोविजंस के थ्रू। तो ये होता है लॉ। कानून क्या है भाई, आज मान लो जैसे आपने 11th में कंपनी पढ़ा हुआ है। आज अगर कोई इंडिविजुअल ये सोचे कि मुझे 1 पर्सन कंपनी स्टार्ट करनी है, तो 1 पर्सन कंपनी कैसे स्टार्ट करेगा, वो सोल ट्रेड की तरह? तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होगा। 1 पर्सन कंपनी को स्टार्ट करने के लिए उसे वही सारा प्रोसीजर जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा जो 1 पर्सन कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कंपनी लॉ या कंपनी एक्ट 2013 के अंदर बताया गया है। उसके हिसाब से क्या होगी, कंपनी का सेटअप किया जाएगा, कंपनी को स्टार्ट किया जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो वहाँ पर अपनी मनमानी नहीं चलेगी, वहाँ पर कंपनी एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आपको बिहेवियर करना है। यानी कि आपका जो लॉ है वो आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है कि आपको ये काम अपनी मनमानी से नहीं बल्कि एक फिक्स प्रोसीजर से करना है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हुए करना है। क्लियर। तो वही चीज़ आपके यहाँ पर आती है। अलग अलग गवर्नमेंट जो होती है वो अलग अलग क्या करती है, आपके प्रोविजंस बनाती है, रूल्स बनाती है, लीगल प्रोसीजर बनाती है। उन सारे लीगल प्रोसीजर्स को ही आप क्या कहते हैं, लॉ कहते हैं। क्लियर। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, आज हम बात करें, अभी चल रहा है जैसे कोविड का वो चल रहा है, अभी कोविड-19 आपके बीमारी फैली हुई है, तो उसको लेके सेंट्रल गवर्नमेंट अलग गाइडलाइन इशू करती है। उसके हिसाब से फिर स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के अंदर जो उसकी एक इन्फ्लुएंस रेट है, इन्फेक्शन की रेट है, उसको ध्यान में रखकर क्या करेगी, अपने खुद के अलग नियम बनाएगी। फिर लोकल गवर्नमेंट यानी कि आपकी सिटी के अंदर मार्केट्स कितने बजे से कितने बजे तक खुलेंगे, कैसे आपको क्या करना है, बिहेवियर करना है। अगर आप पब्लिक प्लेसेस पे जाते हो तो वहाँ पे कैसे रहना है, जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। ये सभी अलग अलग बना सकते हैं क्योंकि इनमें अलग अलग इन्फेक्शन का रेट है। सेंट्रल लेवल पे इन्फेक्शन रेट कम है, लेकिन मान लो आपके स्टेट में ज़्यादा है तो आपकी गाइडलाइन में कुछ चेंजेस हो जाएंगे, उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, बिहेवियर करना पड़ेगा। तो वही चेंजेस जो होते हैं, वही जो लीगल प्रोसीजर है, उसको आप स्टेट के लिए उस स्टेट के लॉ मानेंगे। क्या मानेंगे, स्टेट के लॉ। क्लियर। तो लॉ आपको समझ में आ चुका है, काफ़ी अच्छा समझा आपने। अब हम बात करते हैं बिजनेस लॉ के बारे में। देखो भाई, लॉ बहुत सारे हैं। लॉ एक इंडिविजुअल जो एक सोसाइटी में रहता है उसके बिहेवियर को गवर्न करने के लिए बनाए गए हैं। एक मंदिर में एक पुजारी को किस तरह से काम करना है उसको लेकर भी क्या बनाए गए हैं, प्रोविजंस बनाए गए हैं। उसमें सोसाइटी के ट्रेडिशंस भी जोड़े गए हैं, ध्यान रखना है हमको। ठीक है। एक पॉलिटिकल पार्टी में एक नेता जो होता है वो अपनी पार्टी के फैसलों से, उनके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो वो पार्टी चेंज करना चाहता है।
तो वो कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। इस चीज़ को लेके भी क्या बनाया हुआ है, पार्टी चेंज करने को लेकर भी कुछ नियम बनाए गए हैं, उनको आपको फॉलो करना होगा। क्लियर। अब पता चला कि बैंक जो है वो आपको लोन दे रही है, लोन पे जो रेट है, इंटरेस्ट रेट, या जो आप बिजनेस कर रहे हो उस पर जो टैक्स रेट है, इन चीज़ों को लेके क्या हो रहे हैं, आपके अलग अलग रूल्स हैं। तो ये सबके लिए अलग अलग रूल्स बटे गए हैं, और उन रूल्स के अंदर एक आता है आपका बिजनेस सेक्टर। और इस बिजनेस सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने अलग से क्या बना रखे हैं, रूल्स बना रखे हैं, अलग से लॉ बना रखे हैं। तो बिजनेस लॉ क्या है भाई? लॉ तो सबके लिए भी है, लॉ तो स्कूल के लिए भी है, लॉ तो बिजनेस के लिए भी है, लॉ तो सोसाइटी के लिए भी है, लॉ तो इंडिविजुअल के लिए भी है, सबके लिए अलग अलग लॉ हैं। तो मैं ये मानता हूँ गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, सबके लिए अलग अलग लॉ बना रही है। तो ये हो गई ब्रांचेस। क्या हो गई ये? ब्रांचेस। टोटल लॉ की ये हो गई ब्रांचेस। सोशल स्कूल के अलग, बिजनेस के अलग, सोसाइटी के अलग, इंडिविजुअल के अलग, इंटरनेशनल जो डील्स होती है, इंटरनेशनल जो आपके रिलेशंस होते हैं उनके लिए अलग। तो ये सारी चीज़ें आपकी अलग अलग हैं। अब ऐसी कंडीशन में अगर हम केवल और केवल बिजनेस लॉ की बात करें तो हम ये कहेंगे कि बिजनेस लॉ टोटल लॉ की एक ब्रांच है, क्योंकि इसके अलावा और भी तो आपके एरिया हैं, और भी तो आपके सेक्टर हैं जिनके लिए गवर्नमेंट लॉ बनाती है, कानून बनाती है, प्रोसीजर तय करती है। तो हम ये मानते हैं जो बिजनेस लॉ है वो टोटल लॉ की एक ब्रांच है। अब इसके अंदर क्या होगा कि बिजनेस लॉ में मान लो कोई भी दो पक्षकार हैं, उनके बीच में कोई भी बिजनेस असेट, ध्यान रखना है आपको, उनके बीच में कोई भी बिजनेस असेट या बिजनेस प्रॉपर्टी को कोई ट्रांजैक्ट किया गया हो, उसका कोई लेन देन किया गया हो, और उसको लेकर उनकी कुछ राइट्स और उनके कुछ ऑब्लाइगेशन क्रिएट होते हैं। भाई आज मान लो ये बंदा जो है इसने इसको 1,00,000 रुपये का माल बेचा, ये है ए और ये है बी। तो बी ने ए को 1,00,000 रुपये का माल बेचा है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक ऑब्लाइगेशन क्रिएट होगा, किसका? ए का, कि इसको 1,00,000 रुपये का पेमेंट करे। और बी का एक राइट क्रिएट होगा, एक अधिकार बनेगा कि वो ए से 1,00,000 रुपये प्राप्त करे। समझ में आगे नहीं आया? तो ये क्या बन रहा है, इनके बीच में कुछ दायित्व बन रहे हैं और कुछ अधिकार बन रहे हैं। इन चीज़ों को गवर्न करने के लिए, इन चीज़ों को वर्णन करने के लिए कि वो डिस्क्राइब कैसे किया जाएगा, उस चीज़ का सारा डिस्क्रिप्शन किसके अंदर दिया गया है? आपके बिजनेस लॉ के अंदर दिया गया है। भाई बिजनेस लॉ के अंदर मोस्टली आपके इकोनॉमिक रिलेशन बनेंगे कि किसी ने आपसे प्रोडक्ट परचेज़ किया, किसी ने ख़रीदा, या फिर और कोई आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, या फिर आपने लेबर को पेमेंट किया या नहीं किया, आपने इंश्योरेंस कराया नहीं कराया, आपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन कैसे किए। ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, आप समझ पा रहे हैं। और हमने पढ़ा है कि बिजनेस के अंदर वही चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि बिजनेस लॉ क्या है, तो बिजनेस लॉ का मतलब, हमारा जो चैप्टर है इसका नाम भी बिजनेस लॉ ही है, लेकिन हमको बिजनेस लॉ से पहले लॉ के बारे में पता करना जरूरी था कि लॉ क्या होता है। अब हमने लॉ पढ़ लिया है तो अब हमें पूछना है इसके बारे में कि सर बिजनेस लॉ क्या होता है। तो बिजनेस लॉ टोटल लॉ की एक ब्रांच है जिसमें कोई भी दो पार्टी, कोई भी दो पक्षकार आपस में कोई बिजनेस असेट या प्रॉपर्टी को लेके कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, और उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो उनके राइट्स या ऑब्लाइगेशन बनते हैं उनको क्रिएट करना, उनको वर्णन करना, ये काम किसका होता है? बिजनेस लॉ का होता है। यानी कि बिजनेस लॉ बताएगा, बिजनेस लॉ ये बताएगा कि किस बंदे को किससे क्या लेना है, और किसको किसके लिए क्या काम करना है, या क्या दायित्व पूरा करना है, या क्या भुगतान करना है। आया समझ में नहीं आया? तो इस ट्रांजैक्शन को देख के आप खुद बता सकते हो कि भाई यहाँ पर ए ने बी से 1,00,000 रुपये का माल खरीदा है, तो ए पेमेंट करेगा और बी पेमेंट लेगा। तो बी का बन गया राइट, अधिकार बन गया, और ए का क्या बन गया? ऑब्लिगेशन बन गया। तो इस चीज़ को गवर्न करता है, इस चीज़ को वर्णन करता है कौन? बिजनेस लॉ। और मोस्टली आप जानते हैं बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन ही होते हैं, तो उन ट्रांजैक्शंस को लेके डिफरेंट टाइप के क्या बनाए गए हैं? कुछ लॉ बनाए गए हैं। उन लॉ के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। तो बात चल रही है हमारी किसके बारे में? स्कोप ऑफ बिजनेस लॉ। देखो बिजनेस लॉ जो है उसके हम कुछ स्कोप, कुछ क्षेत्र पढ़ रहे हैं। ऐसे कौन कौन से व्यावसायिक विधियाँ, व्यापारिक विधियाँ हैं
जो एक व्यापार या व्यवसाय के अंदर बिजनेस एक्टिविटीज़ को गवर्न करती हैं, तो उसके अंदर हम बात करेंगे। यहाँ पे इसका टॉपिक का नाम है आपका व्यापारिक विधि का क्षेत्र। तो हम क्षेत्र पढ़ रहे हैं, कौन कौन से नियम हैं। कुछ नियमों के बारे में आपको 11th में ही काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ा दिया गया है। जब भी उनसे रिलेटेड कोई बिजनेस एक्टिविटी होगी तो उस चीज़ पर वो नियम, वो लॉ क्या होगा, अप्लाई होगा। तो यहाँ पे जैसे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूँ, आपने पढ़ा हुआ है कंपनीज़ एक्ट 2013। तो ये आपका एक्ट आपने 11th में पढ़ा हुआ है। जब भी कंपनी से रिलेटेड, कंपनी से क्रिएशन से रिलेटेड, कंपनी के ऑपरेशन से रिलेटेड, कंपनी को लिक्विडेशन या डिस्क्लोजर से रिलेटेड जब भी कोई काम किया जाएगा तो उस पर ये चीज़ आपकी अप्लाई होगी, इसके प्रोविज़न अप्लाई होंगे। क्लियर। नंबर दूसरा, जैसे आपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बारे में पढ़ा है, तो ये हो गया आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये आपने पढ़ा हुआ है। ये एक्ट किस पे अप्लाई होगा, पार्टनरशिप फर्म पर, कि भाई जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसके अंदर जो पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसको डिस्क्राइब करता है। ये उनके बीच में किस तरह से क्या काम होगा, कोई नया पार्टनर कैसे आएगा, वहाँ पे हम गुडविल का कैसे एवोल्यूशन करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं उनको बताता है, उनके बारे में गाइडेंस देता है। कौन देता है, आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ये आपका वो एक्ट है जिसके बारे में हम इस लेक्चर के अंदर या इस सिलेबस के अंदर हम आगे पढ़ेंगे। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट है आपका, यानी कि जितनी भी बिजनेस डील्स होती हैं उन बिजनेस डील्स में जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं उन कॉन्ट्रैक्ट को लेकर क्या क्या प्रोविजंस बनते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाए जाते हैं, अगर उनको तोड़ा जाता है तो उस पर कौन कौन से पनिशमेंट होंगे, उनके बारे में कौन कौन सी रेमेडीज़ होंगी, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। क्लियर। इसके अलावा जैसे मैं बात कर सकता हूँ आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। जो आपके बैंक होते हैं कमर्शियल बैंक, उन कमर्शियल बैंक्स को सबको रजिस्टर्ड किया जाता है इस एक्ट के थ्रू। तो उन कमर्शियल बैंक्स को कैसे रजिस्टर्ड किया जाएगा, उनकी जो इनिशियल कैपिटल है वो कैसे होगी, किस तरह से उनको गवर्न करेंगे हम, किस तरह से ऑपरेट करेंगे, उनके जो किस तरह से वो आरबीआई से रिलेटेड या अफेक्टेड होगा, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर इसके अंदर डिस्क्राइब की जाती हैं। इसके अलावा हम इंश्योरेंस एक्ट की बात कर सकते हैं, इंश्योरेंस एक्ट। ठीक है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये 1986 में आपके अप्लाई हुआ था, पास हुआ था, तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा हम गुड्स सोल्ड एक्ट के बारे में बात कर सकते हैं, गुड्स सोल्ड एक्ट 1930। तो ये जो आपके एक्ट हैं ये सभी के सभी बिजनेस एक्ट हैं, और ऐसे जाने ढेरों सारे एक्ट जो हैं वो अलग अलग बिजनेस एक्टिविटी को लेकर डिज़ाइन किए गए हैं, और उनसे रिलेटेड कोई भी काम होने पर वो एक्ट अप्लाई किया जाता है। भाई आज मान लो कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम हो रही है मैन्युफैक्चरर से या ट्रेडर से, तो इस एक्ट के थ्रू क्या करेंगे, वो कंप्लेंट करेंगे। अगर मान लो किसी पार्टनर को अपने पार्टनर से कंप्लेंट है तो वो इसके अगेंस्ट क्या करेंगे, अपन के इस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उनके अगेंस्ट केस फाइल करेंगे। क्लियर। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट को लेके है, बैंकिंग को लेके है। इसके अलावा हम एसेंशियल गुड्स एक्ट के बारे में बात कर सकते हैं कि जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं 1955 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंदर उन वस्तुओं को रखा जाता है जो सभी समाज के लिए कैसी हैं, ज़रूरी है, और उनके जो रेट्स होते हैं, उनके जो प्राइसेस होते हैं वो सारे के सारे प्राइसेस जो हैं उनको गवर्न करती है कौन, गवर्नमेंट। जैसे पेट्रोल है, आज पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं, चाहे वो बहुत सारी प्राइवेट कंपनी उस बिज़नेस में काम कर रही हैं लेकिन वो अपने ही प्रोडक्ट के प्राइसेस डिक्लेयर नहीं कर सकती, उसके प्राइसेस केवल और केवल अफेक्ट करेंगे किससे, गवर्नमेंट प्राइसेस से। गवर्नमेंट ने कह दिया कि पेट्रोल जो है वो नेक्स्ट डे से 50 पैसे कैसा मिलेगा, सस्ता मिलेगा, तो चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो पेट्रोल का बिजनेस कर रहे हैं उनको सबको अपने दामों में क्या करना पड़ेगा, कमी करनी पड़ेगी। तो उसका जो 50 पैसे का कमी है वो सभी जगह होगा। तो वो एसेंशियल आपकी जो गुड्स एक्ट है उसके अंदर आपके ये प्रोविज़न चलते हैं। तो जहाँ कहीं भी आपके
बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर बिजनेस लॉ आते हैं, वो सारे के सारे बिजनेस लॉ बिजनेस एक्टिविटीज़ में ही क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। इतने सारे बिजनेस लॉ हैं, लेकिन हमको पढ़ना है कौन सा, केवल और केवल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्लियर। तो इसी के लिए आपका ये चैप्टर आपका सिलेबस बनाया गया है, और इसी से इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही वो सारी बातें, वो सारे प्रोविजंस होंगे जिनसे आप 16 नंबर जो है वो काफ़ी अच्छे ढंग से तैयार कर सकते हैं। क्लियर। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बातें करेंगे अगली।